कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछले कुछ सेशन से ही सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अपनी हिंदी का जो सैंपल पेपर है उसे सॉल्व कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि किस तरह से हम परीक्षा में अपना टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ अपने सभी प्रश्नों को अटेंड करेंगे और किस तरह से उन्हें व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में अपने सैंपल पेपर में से सबसे पहले सॉल्व किया था अपठित गद्यांश, और उसके बाद हमने निबंध जो 200 शब्दों का यहाँ पर आपको लिखना था उसको हमने समझा था कि किस तरह से हम निबंध लिखना है हमें अपने एग्जाम में। तो ये बहुत अच्छे से मैंने एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया था और बाकी के सेम एग्जाम्पल्स मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को किए थे कि किस तरह से आपने इनको लिखना है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। यानी कि ऑप्शनल यहाँ पर आपको 2 से 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है। तो जनसंचार के माध्यम तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे नया माध्यम क्या है जो आप अभी चल रहा है हमारे समाज में या हमारे देश में या कहें विश्व में, तो वो है इंटरनेट, जिसका जवाब आप लोगों ने ही दिया था। नेक्स्ट हमारा है, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा कहलाता है? तो जो भी बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर जिनको न्यूज़पेपर का पढ़ने का महत्व पता है, न्यूज़पेपर की जरूरी चीजें पता है, तो उन सभी को पता है कि न्यूज़पेपर का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है संपादकीय, जिसमें कि देश दुनिया से जुड़ी हुई बहुत सारी जो नई जानकारियां उसमें आपको दी जाती हैं, राजनीति से संबंधित हो या समाज से जुड़ी हुई हो या किसी विशिष्ट व्यक्ति से जुड़ी हुई हो, तो सारी विशेष बातें उसमें दी जाती हैं जो कि ज्ञानवर्धक होती हैं, हमें अपडेट करने वाली होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर, निम्नलिखित में एक पत्रिका है। अब आपको ये आज का आपका नया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक पत्रिका है, निम्नलिखित में कौन सी एक पत्रिका है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए, अमर उजाला, इंडिया टुडे और दैनिक जागरण। तो अमर उजाला और दैनिक जागरण जो है वो आपके दैनिक समाचार पत्र हैं। ये आप सभी को पता है कि अमर उजाला और दैनिक जागरण जो है वो आपके दैनिक समाचार पत्र हैं, यानी कि रोज आपके घरों में आते हैं, आप उनको पढ़ते हैं। तो इंडिया टुडे इनमें से एक पत्रिका है जो कि आपको अवेयर कराती है डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं या इन सारी चीजों से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समाचार पत्र एवं फीचर में अंतर बताइए। समाचार पत्र एवं फीचर में अंतर बताइए। तो समाचार पत्र के क्या मुख्य गुण है और फीचर के क्या गुण है, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, इसी से आप दोनों में अंतर बता सकते हैं। तो यहाँ पर समाचार पत्र और फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आपको दोनों में आपको अंतर बताना है। तो पहले दोनों के गुण आपको पता होने चाहिए कि समाचार पत्र के क्या गुण हैं और फीचर में क्या अंतर है। देखिए, समाचार पत्र के गुण, तो किस तरह का होना चाहिए समाचार पत्र और किस तरह का होना चाहिए फीचर। समाचार पत्र देखिए क्या होता है कि इसका उद्देश्य लोगों को एक जो व्यक्तात्मक ज्ञान होता है, जो लोगों को डेली की जो चीजें होती है उनसे अपडेट कराना, जो रेगुलर जो चीजें होती है
उनसे अपडेट कराना, लोगों को सूचनाएं पहुंचाना सारी। देखिए संचार के माध्यम की अगर हम बात करें तो संचार के माध्यम में जो सबसे पुराना माध्यम है वो न्यूज़पेपर ही है, जो डेली और चीप और जो सबसे पुराना और सबसे चीप हम कह सकते हैं, चीप मीन्स सस्ता और बहुत ही अच्छा जो एक संचार का माध्यम है, जो लोगों के पास रोज रोज नई नई सूचनाएं लेकर पहुंच जाता है सुबह सुबह। तो समाचार पत्र का उद्देश्य लोगों को तथ्यात्मक ज्ञान पहुंचाना है, तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाना है और सूचनाएं पहुंचाना है। और अगला कि ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली कैसा कि आपको जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो सबसे पहले आपकी लिखी जाती है, और उसके बहुत ही देखते हैं आप जो फ्रंट पेज आपका होता है वहां पर सबसे बड़ी आपकी खबर छपी होती है, और बाकी की खबरें जो है वो अंदर 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 आगे के जो अंदर के जो पेज होते हैं उनमें आपकी छपी रहती है। और एक समाचार पत्र की एक निश्चित शब्द सीमा होती है। समाचार पत्र को आप बहुत ही ज्यादा नहीं लिख सकते कि कुछ भी उल्टी सीधी बातें आपने उसमें छाप दी। समाचार पत्रों की एक निश्चित शब्द सीमा होती है। तो बिल्कुल हमें अंतर बताना है तो हम इसकी फीचर में, अब जो फीचर के गुण हैं उन्हें हम बताएंगे। तो फीचर का उद्देश्य होता है लोगों तक तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने के साथ साथ दोनों लोगों का मनोरंजन भी करना। जो फीचर है वो तथ्यात्मक जानकारी तो पहुंचाता ही पहुंचाता है, साथ में लोगों का मनोरंजन करना भी फीचर का काम होता है। और अगला, ये उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखा जाता, यानी कि इसमें ऐसा कुछ कुछ नहीं है कि जो हेडिंग है उसको आप फ्रंट पेज पे लिखो या पीछे आप बाकी चीजें लिखो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें इसमें आप लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं। और इसकी जो शब्द सीमा होती है वो निश्चित शब्द सीमा होती है कि आप 250 से 2000 शब्दों तक आप इसको लिख सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में क्या होता है कि आपकी अलग अलग न्यूज होती है। एक न्यूज़पेपर है तो उसमें हर तरह की न्यूज आपको दिखाई देगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई न्यूज होगी, कृषि से जुड़ी न्यूज होगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई न्यूज होगी, विदेशों से जुड़ी हुई न्यूज होगी। और तो इन सब की एक निश्चित सीमा होगी कि इस पेज पे हम क्रिकेट के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में लिखेंगे, इस पेज पे हम बॉलीवुड के बारे में लिखेंगे, इस पेज पे हम संपादकीय लिखेंगे, इस पेज में हम जो लोकल हमारी जैसे आप देखते हैं कि अमर उजाला, पूरे उत्तराखंड में आप देखेंगे कि हर जगह अमर उजाला या दैनिक जागरण आता है। तो जो फ्रंट का जो पेज होता है उस पे हमेशा हेडलाइंस होती है जो पूरे उत्तराखंड की या पूरे देश की एक होती है, या अगर बाहर विदेश की भी बात करें, अगर कोई बड़ी बात है तो वो हेडलाइन के रूप में जो फ्रंट पेज होता है उस पे आती है। फिर उसके बाद देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें आती है, महत्वपूर्ण खबरें। फिर आप देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट का भी उसमें एक अलग पेज होता है। जैसे अगर देहरादून में जो न्यूज़पेपर छप रहा है तो उसमें देहरादून जागरण इस तरह का एक पेज होगा जिसमें केवल देहरादून से जुड़ी हुई खबरें या उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हुई खबरें होंगी। अगर हरिद्वार में न्यूज़पेपर आ रहा है तो वहां पे भी उसका अंदर में एक पेज होता है जिसमें हरिद्वार जागरण, तो उसमें हरिद्वार में ही जो घटनाएं हो रही हैं या उसके आसपास के क्षेत्रों में जो घटनाएं हो रही हैं, तो इस तरह से लोकल न्यूज का भी एक उसमें पेज अंदर होता है। तो इस तरह सारी अलग अलग खबरें उसमें होती हैं, अलग अलग तरह की खबरें उसमें छापी जाती हैं। लेकिन फीचर जो होता है इसकी एक शब्द सीमा होती है कि आप उसको 250 शब्दों में कंप्लीट करें या 2000 शब्दों में अपनी बात को व्यक्त करें, और साथ ही इसमें मनोरंजन भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर समाचार पत्र एवं फीचर में अंतर बता सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, समाचार पत्र लेखन के दो ककार बताइए। समाचार पत्र लेखन के कोई दो ककार बताइए, यानी कि दो कारण बताइए समाचार पत्र लेखन के। तो समाचार पत्र लेखन के दो ककार होते हैं, क्या और कौन। तो ये दो ककार
समाचार पत्र लेखन के होते हैं, क्या और कौन? तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला, यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया है, बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका अथवा युवा भारत पर लगभग 150 शब्दों में आलेख लिखिए। ये आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण का आपका सेशन चल रहा है और हिंदी व्याकरण यहाँ पर हिंदी व्याकरण का आपका ये पाठ चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ना तो यहाँ पर कोई अलंकार आपसे पूछे गए हैं, ना ही आपसे कोई समास पूछा गया है, ना ही वाक्य पूछे गए हैं, ना ही संधि पूछी गई है। केवल यहाँ पर आप देखिए कि आप कितना समझते हैं, क्योंकि अब आप ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, आप क्लास 12th में आ चुके हैं। अब आप कितना जानते हैं चीजों को, कितना आप इस चीज के बारे में सोचते हैं, कितना आप समझते हैं, वो सारे प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक प्रश्न आपका और है, जिसमें आपको आलेख लिखना है और दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक आपको दिए हैं। इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है और 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है। आप देख सकते हैं 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है और किसी एक पर आपको आलेख लिखना है। बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका एवं युवा भारत, तो इस पर आपने आलेख लिखना है। देखिए, आप बढ़ते आतंकवाद की जो विभीषिका है उसमें जो जानते हैं, और या फिर युवा भारत, तो क्योंकि आप आज के युवा हैं तो मुझे लगता है अगर ये टॉपिक अगर आपको करने के लिए कहा जाए तो शायद आप और बहुत अच्छे से इस पर लिख सकते हैं। वैसे तो आतंकवाद भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस पर भी सभी लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको युवा भारत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि किस तरह से आप इस पर 100, देखिए आपको यहाँ पर शब्दों की लिमिट दी गई है। 5 नंबर का है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 से 5 पेज भर देंगे इसके लिए और आप अपना जो टाइम है पूरा इसी पर समाप्त कर देंगे और बाकी के प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो आपको केवल 150 शब्दों में, तो यानी कि आपको जो भी आप अंदर आप लिखेंगे वो इतना ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आपके एग्जामिनर आपको 5 नंबर जरूर वहां पर दे सकें। देखिए, युवा भारत की अगर मैं बात करूं तो युवा भारत में 150 शब्दों पर लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण पंक्ति लिख सकते हैं। पहली पंक्ति हेडिंग डालेंगे युवा भारत और फिर आप सबसे एक महत्वपूर्ण पंक्ति लिखेंगे कि भारत जो है वर्तमान में एक विकासशील देश है, यानी कि विकास की ओर अग्रसर है, विकास की तरफ बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हमारा देश जो है विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसको विकसित विकसित करने में देखिए बच्चों, सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो देश के युवाओं का होता है। अर्थात जैसे कि आज अगर कहें तो जो युवा है वो कल हमारे देश का नागरिक है, यानी कि आज का जो बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो कल हमारे देश का भविष्य है। तो युवा जो है वो कल का यहाँ पर एक नौजवान बनने वाला है। तो आप लिखेंगे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले, हमें, यानी कि युवा भारत के बारे में आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया आप लिखेंगे हमारा देश जो है एक विकासशील देश है और इसको एक विकसित देश बनाने के लिए युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर है, सबसे अधिक योगदान यहाँ पर है। और देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले युवाओं को अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। युवाओं को, यानी कि प्रत्येक जो एक बच्चा है, प्रत्येक जो एक युवा नागरिक है, एक जो नौजवान है, उसको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। एक व्यक्ति अगर अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसकी तरफ आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें दो चीजें आएंगी, आपका परिश्रम और आपका आप कितनी मेहनत करते हैं। तो परिश्रम क्या होगा कि आप कभी भी बिना लक्ष्य के परिश्रम नहीं करेंगे और आप परिश्रम करेंगे तो आपका कार्य होगा
और कार्य होगा तो आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और लक्ष्य को प्राप्त करने का कारण क्या होगा? आपका परिश्रम। तो इसी तरह यदि हम कोई काम जो है वो अपने लक्ष्य के साथ करते हैं, अगर आपका गोल सेट है, अगर आपने अपना एम सेट कर रखा है, तो अगर आप उसकी दिशा में काम कर रहे हैं, उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि आप उस काम को और अच्छे से कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कर पाते हैं और हर रोज आप उसके लिए मेहनत करते हैं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। तो अगर आपका गोल ही सेट नहीं होगा, अगर आपका एम ही सेट नहीं होगा, आपने अपने लक्ष्य के बारे में सोचा ही नहीं होगा कि मुझे जीवन में क्या करना है, तो आप किस चीज के लिए मेहनत करोगे? क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि आपने जीवन में करना क्या है। आपका चाहे जो भी एम हो, अगर आपको बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनना है तो आज से मेहनत करनी होगी, डॉक्टर बनना है तो आज से मेहनत करनी होगी, पायलट बनना है तो आज से मेहनत करनी होगी, इवन एक म्यूजिशियन बनना है तो आपको आज से मेहनत करनी होगी, अगर एक डांसर बनना है तो आपको आज से मेहनत करनी होगी, एक राइटर बनना है तो आपको आज से मेहनत करनी होगी। चाहे आप जीवन में अपना कोई भी गोल सेट करें, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाएं, जरूरी नहीं कि आप एक बहुत बड़े पायलट बन जाएं, एक डॉक्टर बन जाएं। आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको आज से अपना गोल सेट करना होगा, अपना एम सेट करना होगा और उसी दिशा में अपने प्रयास आगे को करने होंगे, अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम आगे को करने होंगे। तो इसी तरह आप लिखेंगे कि हमें परिश्रम अपने अब सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, फिर उस लक्ष्य के लिए परिश्रम करना होगा। और क्योंकि कई बार जब हम किसी काम को बिना लक्ष्य के करते हैं, जिस काम को हम बिना लक्ष्य के करते हैं उसे एक तरह से मजदूरी कहा जाता है, क्योंकि यानी कि हम अपने मन से उस काम को नहीं कर रहे हैं, वो हम जबरदस्ती कर रहे हैं। हम एक करना है कह के कर रहे हैं कि चलो इस काम को करना है, ये जीवन में आ रहा है, सुबह उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, होमवर्क करना है, बस। ये कोई आपने कोई परिश्रम नहीं किया इसमें, ये आपने करना था, ये सुबह से शाम तक की आपकी मजदूरी खत्म हो गई, बात खत्म। लेकिन अगर आपका गोल सेट है, अगर आपका एम सेट है, तो आप जो भी करते हैं वो परिश्रम कहा जाएगा उसको, क्योंकि आप वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर रहे हैं। वो काम अपनी लक्ष्य को, अगर आपको सिंगर बनना है तो आपने 2 घंटे अगर गाना गाया, तो वो आपने यहाँ पर गाने के लिए आप रियाज कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अगर आपको डांसर बनना है बहुत अच्छा, तो आपने 2 घंटे डांस किया, तो वो आप रियाज कर रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छा डांसर बन के, बहुत अच्छी डांसर बन के उभरे। अगर आप राइटर बन रहे हैं और राइटर बनना आपको है, लेखन कला में आपको निपुण होना है, तो आप अगर आप किसी चीज पर निबंध लिखते हैं, किसी चीज पर सोचकर अपने विचार लिखते हैं, तो ये कोई समय की बर्बादी नहीं है, ये आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बिना किसी लक्ष्य को निर्धारित किए जो भी आप काम करेंगे वो केवल और केवल एक खाना पूर्ति है, जो आपको करनी ही करनी है सुबह से शाम तक। अगर आप एक अच्छे जो इंसान है तो आपको खाना भी खाना ही है, स्कूल जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अगर बिना लक्ष्य के ये सारी चीजें हैं तो ये कुछ भी आपके मायने नहीं रखती है। तो इसीलिए आप यहाँ पर और लिख सकते हैं कि एक युवा जो है वो राष्ट्र का नागरिक होने के कारण अपने कार्य एक लक्ष्य के साथ उसको करना होता है। हमें अपने बड़ों से प्रेरणा लेनी होती है, यानी कि जो भी हमारे बड़े रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे हमसे बड़े जो व्यक्ति है जिनको हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो उन्हें उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और यदि प्रेरणा स्रोत की बात एक युवा के लिए करें तो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हमारे देश में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी हो सकते हैं, या और भी आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोग हर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, हर जगह पर मेहनत कर रहे हैं, हर दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने लक्ष्य के अनुसार अपना प्रेरणा स्रोत चुनकर उसके तरह बनने का प्रयास आप कर सकते हैं। और क्योंकि कई लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी अल्प आयु में ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कर लिया। तो इस तरह से आप उन लोगों का को अपना प्रेरणा स्रोत बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। और
इस तरह से आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें युवाओं के बारे में लिख सकते हैं कि युवाओं को जो है, अगर देखिए, अगर आपका एम सेट होगा तो आप अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे, और दूसरा, आप कभी भी गलत आदतें अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। तो अपनी सत्संगति बनाइए, अपना गोल सेट कीजिए, अपना एम सेट कीजिए, और इसी तरह से आप अपने भारत को विकासशील से विकसित भारत बना सकते हैं। तो उसको युवा भारत के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं इस टॉपिक में, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो बातें आपकी ऐसा नहीं हो कि 4-5 पन्ने भर गए। आपको इतनी सारी बातों का निचोड़ यहाँ पर लिखना है केवल 150 शब्दों में। जो भी आपको महत्वपूर्ण चीजें लगती हैं, पंक्तियां लगती हैं, आप 150 शब्दों में अपने उस आलेख को कंप्लीट कर सकते हैं। और इन सभी चीजों से आप बहुत सारे कोटेशंस यहाँ पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि कोटेशंस जो होते हैं उससे पता चलता है कि आपको नॉलेज कितनी है किसी चीज के बारे में। तो अगर आप चाहें तो इसमें कोटेशंस डाल सकते हैं कि आज का युवा ही कल का भविष्य है, या युवा भारत सशक्त भारत। इस तरह की आप कोटेशंस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अगर आपकी कोटेशंस इस तरह की मजबूत होंगी तो आपके जो एग्जामिनर होंगे वो आपको आपके लेख को देखकर ही जान जाएंगे कि आपको कितना ज्ञान है इस चीज के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आपके हिंदी आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है, हिंदी की आरोह जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके काव्य खंड में से यहाँ पर प्रश्न आपके दिए गए हैं। निम्नलिखित काव्यांशों में से एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको काव्यांश दिए गए हैं और 2 काव्यांश आपके दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि 6 नंबर का 3 केवल प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न जो है आपका 3 नंबर का है, 2 नंबर का है। तो आपको 6 नंबर के ये प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। दो दो आपके ये प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 2 आपके काव्य दिए गए हैं। तो इनमें से आपको सबसे पहले बताना है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये कुछ कविता की पंक्तियां आपके इस पेज में दी गई है, यानी कि आपके इस प्रश्न पत्र में दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, चाहे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, जितनी भी आपकी कविताएं हैं उन सब के कवि और उन सब कविताओं के नाम आपको पता होने चाहिए कि ये कौन सी कविता है और इसके कवि कौन है। तो अगर आपको थोड़ा-सा भी याद आ रहा है कि ये कौन से कवि है, कौन से कवि की ये यहाँ पर कविता लिखी गई है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। जीआईसी रीठा खाल के बच्चे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? एक बार हैंड रेज कीजिए। यस, वेरी गुड। तो ये कौन सी कविता की पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई है? क्या कोई मुझे बता सकता है कौन सी कविता की और कौन से कवि की ये पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं? क्योंकि मैंने आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, सारी कविताएं, उसके भावार्थ, सब कुछ मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया है। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों से ये कहा कि किसी भी पाठ में अगर कोई दिक्कत है, कोई भावार्थ नहीं समझ में आ रहा है, कोई चैप्टर, कोई कविता नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ से करूंगी। बहुत ही इजी जो ये कविता की पंक्तियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बहुत ही इजी ये कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है, और इसके कवि भी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। तो कौन इसके कवि है, कौन सी ये कविता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर आप बता सकते हैं तो।
जीआई से रीठा खाल। ये कविता मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो बच्चे, ये कविता जो है ये आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका का जो सबसे पहला जो चैप्टर है, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई ये कविता है, आत्मकथ्य। तो उसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने बारे में बताया है, अपना परिचय दिया है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तो वो कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। और सेम बिल्कुल जो अगली यहाँ पर कविता आपको दी गई है, इसी पाठ से ये कविता आपकी यहाँ पर है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। तो ये भी सेम चैप्टर की कविता दूसरी कविता है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई ये कविता है, और इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इस कविता का नाम है बच्चे प्रत्याशा में होंगे। तो इस तरह से ये दोनों कविताएं आपकी एक ही चैप्टर से दी गई है, लेकिन आप यहाँ पर आपको किसी एक से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, क्योंकि आप प्रश्नों के उत्तर तभी दे सकते हैं जब आपको भावार्थ पता हो। तो जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, मैं स्नेह सुरा के पान से कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहते हैं। तो अगर आपने कविता का भावार्थ बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से जाना है, तो आप समझ सकते हैं कि कवि स्नेह सुरा के पान से क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाहते हैं कि उन्हें लोगों की जो प्रेम की मादकता है उसका उपभोग करना अच्छा लगता है, यानी कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं लोगों से प्रेम लेता हूँ, मुझे प्रेम करना अच्छा लगता है, मुझे प्रेम बांटना लोगों को अच्छा लगता है। और उन्होंने कहा, सुरा को प्रेम रूपी, यानी कि सुरा, स्नेह, सुरा, तो स्नेह का अर्थ हुआ प्रेम, सुरा का अर्थ है मदिरा। तो मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, और उससे क्या होता है, उससे मुझे बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी प्राप्त होती है। तो स्नेह सुरा के पान से कवि का भाव ये है कि वो लोगों को प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम लेते हैं, लोगों को प्रेम बांटते हैं, और ये उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर कहा, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान करता हूँ, और उसी में मैं मस्त रहता हूँ, उसी में खुश रहता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी कि मैं संसार के बारे में कभी नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। क्योंकि लोग कौन है, आप मुझे ये बताइए, लोग कौन है। अगर मैं अगर मैं किसी और से बात कर रही हूँ तो आप लोग मेरे लिए लोग हैं, मैं सोचूंगी कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। अगर आप लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो यानी कि हम आपस में मिलकर ही लोग हैं, हम एक दूसरे के बारे में यही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। बस लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जो आपको प्रगति के पथ पर अग्रसर करे, जो आपको आगे की तरफ ले जाए। तो बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं केवल जग को प्रेम बांटना जानता हूँ, जग को प्यार करना जानता हूँ, जग से प्यार लेना जानता हूँ, मैं उसी में मस्त रहता हूँ, मुझे किसी से कोई मुझे मतलब नहीं है, यानी कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी संसार के बारे में नहीं सोचता कि वो क्या बोल रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या कहेगा, या वो क्या कहता है, या उसने क्या कहा। तो इस तरह की मेरे अंदर कोई भावना नहीं, मेरे अंदर केवल प्रेम, प्रेम, प्रेम और उसकी मादकता है। तो इस तरह से कवि यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा अपना इस तरह का जो भाव है वो व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, आपका
2 नंबर का एक प्रश्न है, तो बहुत ही अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन करना है, बहुत ही अच्छे से आपको इसको लिखना है। अगला देखिए, जग का ध्यान न करने से क्या आश्रय है? तो मैंने यहीं पे आपको इस प्रश्न का उत्तर भी एक्सप्लेन कर दिया कि जग का ध्यान करने न करने से कवि का क्या आश्रय है। क्या कहना चाहते हैं कि मैं जग का ध्यान नहीं करता हूँ? तो देखिए, जग का न करने से कवि का आश्रय यह है कि वे तो हमेशा संसार का अच्छा चाहते हैं, संसार का कल्याण करना चाहते हैं, संसार को प्रेम करना चाहते हैं, संसार को प्रेम बांटना चाहते हैं। और इसीलिए इस कारण अगर कोई लोग उनसे कुछ भी कहे, उन पर हंसे, उनको ताना मारे, तो उनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी बात को अपने ध्यान में नहीं रखते हैं, वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं, वो कभी भी इस बात को सोचते नहीं बैठते हैं कि उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या क्या बोल रहा होगा, ऐसा करने से कैसा हो जाएगा। वो केवल मद मस्त है, वो जगत को का अच्छा करने पे लगे हैं, जगत को प्यार बांटने में लगे हैं, जगत की भलाई करने में लगे हैं, संसार का भला करना चाहते हैं। तो तब वो कभी भी जग का ध्यान नहीं करते कि कोई भी उनसे कुछ कहे, कुछ पूछे, कुछ ताना मारे या कोई भी। तो इस चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस संसार का भला चाहते हैं। तो जग का ध्यान न करने से कवि का ये आश्रय है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रश्न, जन साधारण एवं कवि की मूल भावनाओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगर आप सोच कर लिखेंगे कवि हरिवंश राय बच्चन जी की इस कविता को, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी आपको कविता लगती है। बहुत ही ज्यादा प्यारी ये कविता है। अगर आप चाहेंगे कि इस कविता को मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूं, आपको दोबारा यहाँ पर इस कविता के भावार्थ को बताऊं, तो मैं आपको इस कविता के भावार्थ को बता सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पाठ को रिवाइज किया जाए यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों ही कवि, आपको ऑप्शन नहीं है इसमें कि आप कौन सा चुन सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दोनों ही जो कविताएं दी गई है वो आपके पाठ एक से दी गई है और एक ही कवि की कविताएं हैं। तो अगर आपको नाम याद नहीं तो समझो आपके 6 नंबर गायब। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस कविता को यहाँ पर दोबारा रिवाइज किया जाए, तो मैं दोबारा रिवाइज आपको यहाँ पर कर सकती हूँ, आपको भावार्थ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप हैंड रेज करके मुझे हाँ या ना बोल सकते हैं। क्या इस कविता को यहाँ पर दोबारा रिवाइज करना है हरिवंश राय जी बच्चन जी की? आप चाहते हैं इस कविता को यहाँ पर दोबारा पढ़ाया जाए? जीआईसी साकेन खेत एंड जीआईसी रीठा खाल। यस बच्चों, तो इस कविता को मैं आपको यहाँ पर जरूर दोबारा से रिवाइज करूंगी। इस चैप्टर को हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लेंगे। बस ये है कि आप लोग प्रेजेंट रहे, क्योंकि चैप्टर यहाँ पर सारे हो चुके हैं बच्चे। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करवा चुकी हूँ, सारे भावार्थ आप लोग को बता चुकी हूँ। बहुत अच्छे से हम कविताओं को, चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। लेकिन शायद आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए होंगे, तो आप लोगों को नहीं पता। तो मैं ये पूरा जो आपकी पूरी कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, दोनों कविताएं, उन्हें मैं आपके सामने यहाँ पर कल जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसका भावार्थ मैं आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है हमारा कि जन साधारण और कवि की मूल भावनाएं, इसमें क्या अंतर है? तो अभी तक जितना आपने यहाँ पर केवल 4 पंक्तियां पढ़ी हैं, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि का जो मेन आश्रय है वो क्या है, तो किस तरह की जनसाधारण की भूमिका है और किस तरह कवि की मूल भावना है और किस तरह जनसाधारण की मूल भावना है। तो हमें यहाँ पर अंतर बताना है कि किस तरह का अंतर हमें कवि और जनसाधारण की मूल भावना में दिखाई देता है। तो देखिए, जग अर्थात जनसाधारण, क्योंकि कवि ने यहाँ पर जग कहा है, तो जग से अर्थ है जनसाधारण। जनसाधारण यानी कि जो सामान्य लोग होते हैं, जो जग के लोग हैं सभी, उसको जनसाधारण कहा है। तो जग अर्थात जनसाधारण एवं कवि की मूल भावनाओं में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है कि संसार के लोग केवल उन्हीं को पूछते हैं जो सांसारिक भोगों एवं सुख सुविधाओं में लिप्त रहते हैं। देखिए, अब आप भी, अगर मैं कहूँ
छोटी सी बात, अगर हमारे पास पड़ोस में किसी का बहुत बड़ा घर है, एक बहुत बड़ी गाड़ी है, सब कुछ उनके पास धन दौलत है, तो आप देखते हैं कि सारे लोग उनको पूछते हैं, अरे वो तो बहुत बहुत अच्छे घर से है, बहुत अमीर है, बहुत अच्छा खाते पीते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, सुंदर लगते हैं, हमेशा नहाए धोए अच्छे साफ कपड़ों में दिखते हैं, और अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा गाड़ी है, सब कुछ है। तो क्या होता है कि संसार के लोग अक्सर उन लोगों को पूछते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा सांसारिक भोग होते हैं, सांसारिक सुख सुविधाएं होती हैं, और वो संसार की परंपराओं का पालन करते हैं। यानी कि दिवाली आ रही है तो खूब पैसा खर्च करेंगे, खूब पटाखे फोड़ेंगे, खूब हंसी मजाक करेंगे, या खूब इस तरह की चीजें। लेकिन यहाँ पर कवि जो है, उनकी जो मूल भावना है वो क्या है, कि वो इन सुख सुविधाओं में लिप्तन होकर परमात्मा की खोज में लगे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके पास अ, हरिवंश राय बच्चन जी कौन है ये सभी आप जानते हैं। जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो एक महान कवि रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, उनके पास बहुत सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि वो कवि हैं और वो इन सारी चीजों को इतना ज्यादा ऊपर नहीं लेते हैं। वो संसार की इन सुख सुविधाओं में लिप्त होकर भी परम परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं, और हमेशा संसार का कल्याण चाहते हैं, हमेशा इस जगत का कल्याण चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग केवल इसी लिप्सा में ना रहे, इसी चीज में डूबे ना रहे कि मैं, मेरे पास आज ये धन दौलत है, आज वो गाड़ी है, आज वो शोहरत है, आज वो ये है, आज वो है। केवल अगर आपके पास ये चीजें भी होनी चाहिए, ये चीजें भी ठीक है, लेकिन आपको वो सत्य नहीं भूलना है जिस कारण आप संसार में आए हैं। ईश्वर का भजन नहीं भूलना है, संसार पर संसार के लिए काम करना नहीं भूलना है, और संसार की मदद करना और संसार का कल्याण करना, जो मनुष्य जन्म में आपको सिखाया गया है, जिस कारण आपने मनुष्य जन्म लिया है, वो भी आपने नहीं भूलना है। तो आज हमारा पहला जो यहाँ पर प्रश्न था, हमारे प्रश्न पाठ्य पुस्तिका से जुड़ा हुआ, काव्य खंड से जुड़ा हुआ, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चे, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सबसे पहले इस कविता को जो हमने पढ़ी, इस कविता को रिवाइज करेंगे, इसके भावार्थ को दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो केवल यहाँ पर ये 4 पंक्तियां आई है। अगर जो आपका जो एग्जाम होगा, जो उसमें अगर कोई और 4 पंक्तियां आ जाती हैं इस पाठ से संबंधित, तो आपको नहीं पता अगर होंगी कि ये कौन से पाठ से ली गई है या इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, तो आप शायद इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इस कविता को, इस चैप्टर को हम पूरा रिवाइज करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, उसी के बाद अपने इस सैंपल पेपर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, आप बिल्कुल ठीक टाइम पे अपनी क्लास पे बैठ जाइए, क्योंकि क्लास जो है आपकी 9:30 से स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद हमारा जो जब अगर मैं रिवीजन करना शुरू करवा दूंगी और आप क्लास में नहीं होंगे, तो आपका फिर से ये सेशन जो है वो छूट जाएगा और आप इस कविता को नहीं जान पाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।